हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अगस्त 2022 के जितने भी करंट अफेयर न्यूज़ के अंदर आए वो सभी इस वीडियो के अंदर में क्लियर किए जाएंगे। ऊपर दिए गए सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है, जिसमें भी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एरियाज़ लाइक एग्री टेक्नोलॉजी है, एग्री इकोनॉमी है, ओके, एग्री स्टार्टअप है, तो उन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब यहाँ पर कवर करा दिए जाएंगे। चाहे वन लीनियर क्वेश्चन हो या मल्टी लाइनर क्वेश्चन हो, सब कवर हो जाते हैं। ओके, तो ये अगस्त की सीरीज़ है। इससे पिछले 1 साल की 1.5 साल की सीरीज़ भी आपको यूट्यूब चैनल पर अलग प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्लीन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और एनोटेड पीपीटी पीडीएफ भी मिल जाएगी। दोनों जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया है। उसको वहाँ से जाके आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अगस्त महीने में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ के अंदर में रहीं। सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी कुछ यहाँ पर रहा होगा। ये सब आपका काम है, ये ज़रूर से कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह। अच्छा, पहली न्यूज़ की तरफ यहाँ पर चलते हैं। और पहली न्यूज़ के अंदर ICAR ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है हीट वेव्स 2022 कॉजेज इम्पैक्ट एंड वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, इस रिपोर्ट ने बताया कि आपको पता है कि मार्च 2022 और अप्रैल 2022 में भारी मात्रा में हीट वेव्स नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो यहाँ पर चली। ओके, जिसकी वजह से इंडिया के लगभग 9 स्टेट्स के अंदर एग्रीकल्चर भारी मात्रा में इम्पैक्ट यहाँ पर हुई। हीट वेव्स के कारण व्हीट की यील्ड जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट भी बैन करना पड़ा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में व्हीट का जो रेशियो है वो भी यहाँ पर कम करना पड़ा। इसकी वजह से ग्रेन की शॉर्टेज यहाँ पर हो गई। और इसकी वजह से आप देखोगे कि बट इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द पुअर वेजिटेटिव एंड रिटार्डेड ग्रोथ। जो आपके पौधे होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, सभी में आपको पेस्ट इन्फेस्टेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और तो और जो फल फ्रूट जितने होने चाहिए थे उतने वहाँ पर नहीं हुए। ओके, पेस्ट इन्फेस्टेशन में आप देखोगे कि फॉल आर्मी है या फिर वाइट फ्लाई अटैक है। ओके, लाइक वायरल इन्फेक्शंस हैं लाइव स्टॉक में, क्रॉप्स में, जैसे लंपी स्किन डिजीज़ है, वो सब यहाँ पर जो है वो फैलनी शुरू हुई। और ये जो है वो इस रिपोर्ट ने चीज़ें बताई। इन्होंने कहा कि 2022 के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, एबनॉर्मल इंक्रीज़ देखने के लिए मिला। और इससे फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल्स, इन सभी पर इम्पैक्ट पड़ा। स्पेशली 9 स्टेट के अंदर। 9 स्टेट कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। जनरली जो हैं वो नॉर्थ के स्टेट हैं, उन पर ज़्यादा असर पड़ा। इसकी वजह से फ्लावर्स के अंदर आप देखोगे कि पॉलिनेशन पुअर हुआ, फ्लावर जल्दी ड्रॉप होने लगे, फोर्स्ड मैच्योरिटी देखने के लिए मिली। जो फल हैं वो कच्चे रह जा रहे हैं लेकिन टूट जा रहे हैं। ओके, और स्पेशली राबी क्रॉप्स के अंदर काफ़ी भारी दिक्कतें आई, लाइक ग्रीन ग्राम है, मेज है, चिकपी है, काउपी है, मस्टर्ड है। इनकी फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। और जब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा तो ह्यूमन को तो टेम्परेचर फील होगा, लाइव स्टॉक और जो मिल्क एनिमल्स थे उनका भी बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर 0.5 से लेकर के 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर बढ़ गया, जिसकी वजह से मिल्क की जो यील्ड है वो 15% कम यहाँ पर हो गई। इसके अलावा डेयरी एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, स्किन इन्फेक्शन देखने के लिए मिले और उनके जो बच्चे थे, जिसको काफ कहा जाता है, काफ मोर्टेलिटी भी इंक्रीज यहाँ पर हो गई। पंजाब के अंदर जो किन्नू होता है उसकी यील्ड भी 23% तक यहाँ पर गिर गई। इसके अलावा हरियाणा के अंदर चिकपी जो है उसमें भी 19% का रिडक्शन यहाँ पर आया है। अब पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में जितना चाहें उतना पढ़ सकते हो, बट यहाँ पर इतना जानना जरूरी है कि ICAR ने रिपोर्ट जारी की है और इसके अंदर से क्या क्या आइटम्स या फिर जो चीज़ें हैं वो निकल करके आती हैं। ओके, तो ये सफिशिएंट है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज परसेप्शन इंडेक्स जो है वो न्यूज़ के अंदर में यहाँ पर आई। इसमें हमें 3 चीज़ें जाननी है। एक है आपका एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स, दूसरा है आपका ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम और तीसरा है आपका स्टैंडर्डाइज परसेप्शन इंडेक्स। लगभग आप देखोगे कि इंडिया के अंदर अगर हम एरिड कंडीशन की बात करें, लाइक ड्रोट लाइक कंडीशंस की अगर हम बात करें, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही ड्रोट्स की कंडीशन भी यहाँ पर बढ़ेंगी। लगभग 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के अंदर उन्होंने एरिड कंडीशंस को यहाँ पर फेस किया। ये बात बताई गई IMD के द्वारा जारी की गई एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स के द्वारा। तो इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज की जाती है? IMD के द्वारा। इंडेक्स जो है वो मॉनिटर करती है एग्रीकल्चर ड्रॉट को। देखो, एग्रीकल्चर ड्रॉट को यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है, ना कि हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट को। याद रखना इस चीज़ को। ड्रॉट के कई सारे टाइप होते हैं, यहाँ पर आप याद रखो कि एग्रीकल्चर ड्रॉट को मॉनिटर किया जाता है और इसीलिए आपको ये न्यूज़ जो है वो पढ़ाई जा रही है। तो एग्रीकल्चर ड्रॉट एक सिचुएशन होती है जिसमें आप देखोगे कि क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए जितना सोइल मॉइस्चर होना चाहिए, जितनी रेनफॉल होनी चाहिए, वो अपर्याप्त हो जाती है। तब हम कहते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट यहाँ पर हुआ है और इसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन गिर जाती है, क्रॉप
स्ट्रेस जो है वो आपको फेस करना पड़ता है। बिहार जो है वो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर रखता है। उत्तर प्रदेश में सबसे भारी मात्रा में एरिडिटी की कंडीशंस यहाँ पर बनी, उसके बाद बिहार दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द ड्रोट अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ड्रोट पहले ही हम भांप लें उस चीज़ को मापने के लिए सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये ड्रोट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मैनेज किया जाता है बाई IIT गांधीनगर, याद रखना इस चीज़ को। और इसने कहा है कि एरिया अंडर ड्रोट वो इंक्रीज हो गया है मार्जिनली कंपेयर टू द ए वीक बिफोर, मतलब एरिया अंडर एरिडिटी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ड्रोट्स की कंडीशन लगातार बढ़ रही हैं। द स्टैंडर्डाइज परसेप्शन इंडेक्स जो कि इस प्लेटफॉर्म पर दी जाती है, किस पर, ड्रोट अर्ली वार्निंग सिस्टम पर, जो कि मैनेज किया जाता है IIT गांधीनगर के द्वारा। ये भी बताता है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल कम हो रही है, रेनफॉल डेफिसिट देखने के लिए मिल रहा है। SPI यानी कि स्टैंडर्डाइज परसेप्शन इंडेक्स जो है वो रेनफॉल डाटा को यहाँ पर कलेक्ट करती है और उससे रिलेटेड सोइल मॉइस्चर को भी मापने का काम करती है। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा एक स्टडी हुई और स्टडी ने ये बताया कि सोइंग व्हीट अर्ली इन ईस्टर्न इंडिया कैन इंक्रीज यील्ड बाई 69%। मतलब ये कि व्हीट की पैदावार बढ़ानी है ईस्टर्न इंडिया के अंदर, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है। ईस्टर्न इंडिया के अंदर अगर व्हीट की यील्ड बढ़ानी है तो आपको जो है वो व्हीट को जल्दी बोना यहाँ पर पड़ेगा। यानी कि आप देखो, द सोइंग डेट्स ऑफ व्हीट हैव मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द यील्ड। आप किस समय व्हीट को बो रहे हो वो इम्पैक्ट करता है आपकी यील्ड कितनी होगी। एडजस्ट करने पड़ेंगे अपने सोइंग डेट्स को, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो उसको बढ़ाया जा सकता है 69%। और ये स्टडी जो है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर की, जो कि यूनाइटेड नेशंस की स्टडी है। ओके, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लिखा है एडवांसिंग द राइस क्रॉप कैलेंडर, राइस जो आप बोते हो उसको एडवांस करना अप टू 2 वीक्स इज टेक्निकली फीजेबल, इसको कर सकते हैं। और इससे जो है वो आपकी व्हीट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइस की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर आप देखो, राइस का कैलेंडर को अगर एडवांस करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो पूरा क्रॉप पैटर्न है वो भी यहाँ पर चेंज होगा, व्हीट की भी साइकिल यहाँ पर जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, तो उससे व्हीट का भी आप देखोगे कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी। और ग्रेटर प्रोडक्शन जो है वो फूड सिक्योरिटी और फार्म प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आप व्हीट को प्लांट करते हो अर्लियर तो इससे जो है वो हीट स्ट्रेस से बचा जा सकता है, जो कि मार्च अप्रैल में आई, उससे पहले ही आप व्हीट को काट लोगे। ठीक है, व्हीट को जो है वो फरवरी के लास्ट में अगर आप ख़त्म कर लेते हो, हार्वेस्ट कर लेते हो, तो सिंपल सी बात है कि मार्च अप्रैल की हीट जो है वो हमको झेलनी नहीं पड़ेगी। साउथ एशिया के अंदर प्रिंसिपल व्हीट ग्रोइंग एरियाज जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, लाइक इंडो गैंगेटिक प्लेन है साउथ एशिया के अंदर, इंपॉर्टेंट है। व्हीट यील्ड गैप्स इन द ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन में कंपेयर टू द वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन व्हीट की यील्ड यहाँ पर कम होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये स्टडी जो है वो हेल्पफुल रह सकती है और 2050 तक 30% ज़्यादा जो है वो इंडिया व्हीट का प्रोडक्शन कर सकता है अगर ये स्टडी को फॉलो किया गया तो, याद रखना। इसके बाद बात करते हैं हाइपर लोकल वेदर एडवाइजरी की, और इससे बंगाल के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर मिल रही है। और ये आप देखोगे कि टर्म है हाइपर लोकल वेदर एडवाइजरी सर्विसेज। ये जो सर्विसेज हैं बेसिकली आपको लोकल एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराती हैं। लगभग 5000 क्लाइमेट इम्पैक्टेड फैमिलीज़ को स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर में उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी कि इनपुट कॉस्ट लाइक फर्टिलाइज़र है, वाटर है, ये ठीक है, ये सब चीज़ें जो है उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में यहाँ पर मदद कर रही हैं। लगभग 35% से कॉस्ट जो है वो यहाँ पर कम हो गई है। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली वर्क यहाँ पर हो रहा है, बाकी पूरे इंडिया में लगाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द हाइपर लोकल वेदर एडवाइजरीज। वेदर एडवाइजरी सर्विसेज जो हैं वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी लागू की गई और इससे जो है आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी मदद यहाँ पर मिली। इट वॉज सैंक्शनड बाई द नाबार्ड के द्वारा इसको सैंक्शन किया गया और ये जो है वो आपकी प्रोसेस लागू की जा रही है बाई डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विस सेंटर के द्वारा। ओके, और इसमें आप देखोगे कि एक ब्रेक थ्रू इन ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग हैज़ बीन अचीव्ड थ्रू ए हाइपर लोकल 10 किलोमीटर रेडियस वेदर फोरकास्ट। देखो, जहाँ पर फार्मर्स के फील्ड हैं उसके 10 किलोमीटर के चारों तरफ का जो वेदर है उसकी जानकारी फार्मर को अवेलेबल कराई जाती है। 10 किलोमीटर तक के एरिया की, उसको कहा जाता है हाइपर लोकल वेदर एडवाइजरीज। अगर उससे आगे की करवा रहे हैं तो उसको लोकल वेदर एडवाइजरीज यहाँ पर कहेंगे। ओके, तो ये याद रखना कि आखिर हाइपर लोकल वेदर एडवाइजरीज कितने एरिया तक की यहाँ पर होती है, तो 10 किलोमीटर रेडियस की होती है। ओके, बाकी वेस्ट बंगाल के अंदर ये इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल रही है।
इसके बाद बात करते हैं, और साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे जीन जो कि इंक्रीज कर सकते हैं ड्रोट रेजिस्टेंस इन प्लांट। देखो प्लांट्स में ड्रोट भारी मात्रा में आएगा, जैसा अभी देखा ड्रोट लाइक कंडीशन पूरे इंडिया में हुई, तो प्लांट्स को अगर ड्रोट से बचाना है तो हमको उनके जीन में थोड़े से चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे, और वही चेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले। अफ्रीका की जो लोकल फूड क्रॉप्स हैं उसके अंदर ऐसे जीन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि क्रॉप्स को ड्रोट से बचा सकते हैं। अगर इन जीन्स को हाइब्रिडाइज करके अदर क्रॉप के जो बीज हैं बेसिकली सीड्स हैं या जीन्स हैं उनके साथ में अगर उनका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर किया गया तो हम ग्लोबल टेम्परेचर और हीट वेव के इंक्रीज होने से अपने पौधों को, क्रॉप यील्ड को, उसको बचा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें याद रखना। बेसिकली इस आर्टिकल में आपको जो है वो पता होना चाहिए था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑर्फन क्रॉप्स। ओके, ये टर्म न्यूज़ के अंदर में आई। और ऑर्फन क्रॉप्स जो हैं वो न्यूट्रिशियस लोकल फूड क्रॉप्स होती हैं। पहली बात तो ये हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं, दूसरी ये लोकल क्रॉप्स यहाँ पर होती हैं। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और ये उस पर्टिकुलर एरिया में हंगर से निपटने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। इनको इंटरनेशनली ट्रेड नहीं किया जाता, दे आर नॉट ट्रेडेड इंटरनेशनली, बट दे हैव एडेप्टेड देमसेल्फ टू ग्रो इन द हार्श वेदर कंडीशन। ये सारा लाइन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ऑर्फन क्रॉप्स का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जाता, लेकिन लोकल वेदर से निपटने के लिए ये बहुत अच्छा साबित यहाँ पर हो सकती हैं। अफ्रीका का जो एरिड एनवायरनमेंट है वो राइस और मेज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अफ्रीका का एरिड एनवायरनमेंट राइस और मेज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए अगर हम वहाँ पर ऑर्फन क्रॉप्स लाइक फिंगर मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, अफ्रीकन याम बीन ये है, या फिर और जैट्रोफा वगैरह हैं, तो वो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो याद रखना कि ऑर्फन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, ये पांचों क्रॉप्स के नाम आपको याद रखने हैं। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्फन क्रॉप, तो आपको 6-7 ऑप्शन देगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन पूछने लगे हैं, और 6-7 ऑप्शन देने के बाद आपको अटका देगा। आपको पता होना चाहिए कि ये फिंगर मिलेट, लिटिल मिलेट, अफ्रीकन याम बीम, जोजोबा और ये जेट्रोफा, ये जो है वो आपकी ऑर्फन क्रॉप्स हो जाती हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। ये ऑर्फन क्रॉप्स भारी टेम्परेचर को सहन कर सकती हैं, इंक्रीज्ड सैलिनिटी से भी एडेप्ट यहाँ पर होती हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम यहाँ पर होती है, और इसेंशियल न्यूट्रिशन अपने आप यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जो ऑर्फन क्रॉप्स के फीचर्स हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, और ऑर्फन क्रॉप्स जब यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी तो वो ड्रोट रेजिस्टेंस के रूप में ही यहाँ पर वर्क करेंगी। ऑर्फन क्रॉप्स आपको पता होगा। उसके बाद बात चलते हैं यहाँ पर आगे, और तेलंगाना बेसिकली आपको पता है कि सबसे आगे है किस चीज़ में। तेलंगाना जो आपके परबॉइल्ड राइस होते हैं, ओके, उनको आपका भारी प्रोडक्शन यहाँ पर जो है वो किया जाता है। तो अभी तेलंगाना ने, मैंने आपको पढ़ाया है, ये शायद मार्च वगैरह के अंदर में, जो आपको परबॉइल्ड राइस के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी थी। अभी क्या है कि सेंटर ने इसके परचेज को स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो लो है, कोई खरीद नहीं रहा, तो सेंटर ने इसके जो परचेज है उसको स्टॉप कर दिया। तेलंगाना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ओके, क्योंकि वहाँ पर ये उगता है और सेंटर की ड्यूटी बनती थी, लेकिन अभी वो इस चीज़ को नहीं खरीद रहा है। अब हमें जानना है कि व्हाट इज़ द परबॉइल्ड राइस। परबॉइल्ड राइस को कन्वर्टेड राइस भी कहते हैं, इसको ईजी कुक राइस भी यहाँ पर कहा जाता है। परबॉइल्ड राइस कुछ नहीं है, बेसिकली जो चावल है उसको थोड़ा सा उबाल दिया जाता है और इसको पार्शली बॉइल्ड राइस कहा जाता है। इसको मिलिंग से पहले पैडी स्टेज से के टाइम पर जो है वो इसको थोड़ा सा उबाला जाता है। इसमें 3 स्टेज होती हैं, पहले इनको सोक किया जाता है, फिर इनको स्टीम किया जाता है, और फिर इनकी ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग करने के बाद राइस जो है वो टफ हो जाता है, इंक्रीज कर देता है इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को, और इंसेक्ट और फंजाई भी इसके अंदर में यहाँ पर नहीं लगते। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली थायामीन आपको इसके अंदर में ज़्यादा मिल जाएगा, ओके। और ये जो है वो मोस्टली न्यूट्रिशियस जो है वो होते हैं। वाइट राइस इज मोस्टली न्यूट्रिशियस सिमिलर टू द ब्राउन राइस, और इस तरीके से जो आपका परबॉइल्ड वाइट राइस होता है वो ब्राउन राइस के बराबर न्यूट्रिशियस हो जाता है। तो याद रखना कि वाइट राइस वैसे तो नहीं होता है न्यूट्रिशियस सिमिलर टू ब्राउन राइस, लेकिन अगर उसको परबॉइल्ड कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक राइस जो है वो डार्कर हो जाता है, स्मेल थोड़ी सी अनप्लीजेंट यहाँ पर हो जाती है, खुशबू वो नहीं होती, सोकिंग की वजह से आता है ऐसा, ओके। और इसमें जो है वो पूंजी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि राइस मिलिंग यूनिट आपको सेटअप करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस होती है परबॉइल्ड राइस की। पहले रॉ पैडी राइस यहाँ पर होगा, फिर आप देखोगे कि उसका जो ब्रान होगा उसमें विटामिन एंड मिनरल्स यहाँ पर होंगे, उसको वैक्यूम में रखा जाता है, और ये जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ये अंदर की तरफ यहाँ पर चले जाते हैं। और अंदर की तरफ आप यहाँ पर देखो इस इमेज में, तो जो ब्रान के अंदर में मिनरल्स थे, विटामिन थे, वो सब आपके
चावल में जो है वो चले जाते हैं और ब्रान को जब उतार दिया जाता है तो चावल के अंदर न्यूट्रिशंस जो हैं वो रह जाते हैं। याद रखना, परबॉइल्ड राइस कैरीज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्राउन राइस, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं और PAN दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क। ओके, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और इन्होंने रिपोर्ट का नाम यहाँ पर ऊपर दिया गया है जिसका नाम है स्टेट ऑफ क्लोरफाइरोफोस फिप्रोनिल एट्राजीन एंड पैराकीट डाइक्लोराइड इन इंडिया। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है और इन्होंने बताया कि ये जो 4 तरीके के हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड हैं, ये हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड हैं, इनका भारी मात्रा में और रिस्क यूज़ यहाँ पर हो रहा है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंटेमिनेट हो रहा है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो भी, उसकी सेफ्टी भी दांव पर लगाई जा रही है। रिपोर्ट का नाम मैंने आपको पढ़ा, एक बार आप भी इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क के द्वारा रिलीज की गई है, ये एक नॉन प्रॉफिट है और वर्क करता है कि पेस्टिसाइड्स के कारण एनवायरमेंटल हजार्ड ना हो, ह्यूमंस जो हैं उन पर कोई असर ना पड़े, या ह्यूमन जो फूड सिस्टम है उसमें पेस्टिसाइड एंटर ना हो। इसके इनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड, अलग अलग तरीके के जो इंसेक्टिसाइड्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। ये चारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, चारों का नाम याद रखना है। ये ऐसे देते हैं यूपीएससी वाले ना, इस तरीके से देते हैं कि फिप्रोनिल, एट्राजीन, पैराकीट, अभी अभी न्यूज़ के अंदर थे, बताइए ये क्या है। तो ये जो हैं वो हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड्स हैं जिनको अनअप्रूव्ड और अनएथोराइज तरीके से अगर यूज़ किया तो इसके रिस्क और एनवायरमेंटल जो कंटेमिनेशन देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। HHPs यानी कि हाई हजार्डस पेस्टिसाइड्स अप्रूव किए जाते हैं फॉर द यूज इन द कंट्री ओनली स्पेसिफिक क्रॉप पेस्ट कॉम्बिनेशन, सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स के लिए इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। हाउएवर आप देखोगे कि बहुत सारे क्रॉप्स और के लिए विदाउट अप्रूवल इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इलीगल और कह सकते हैं कि रैम्पंट यूज़ जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, गलत तरीके से यूज़ देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए स्टडी यहाँ पर निकल करके आती है। इसके बाद आगे चलते हैं और असम ने कहा है कि वो अपना खरीफ की क्रॉप का जो कैलेंडर है उसको रिविजिट करेगा। इसको रिविजिट करने का मतलब क्या है? इसको रिविजिट करने का मतलब ये है कि खरीफ की फसलें जब जब बोई जाती हैं अब वो उस समय पर नहीं बोई जाएंगी, अब उसकी टाइमिंग चेंज की जाएगी। क्यों चेंज की जाएगी? क्योंकि मॉनसून जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से पहले होता था। ओके, आपने देखा कि टेम्परेचर भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, डॉट्स भी आ रहे हैं, पेस्ट भी आ रहे हैं, मॉनसून भी अपना जो है वो नखरे दिखा रहा है। ओके, तो उसकी वजह से जो हमें अपनी क्रॉप साइकिल है वो उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी और असम गवर्नमेंट ने इस स्टेप को यहाँ पर उठाने के लिए अपने क्रॉप कैलेंडर को रिवाइज करने की बात की है। रिवीजन जो है वो स्पेशली पैडी क्रॉप्स के लिए यहाँ पर होगा क्योंकि पैडी क्रॉप्स स्टेट के अंदर लगभग 70 से 80% क्रॉप एरिया को दर्शाती है। क्रॉप कैलेंडर टिपिकली इंफॉर्मेशन देता है कि कोई फसल कब बोई जाएगी, कब हार्वेस्ट की जाएगी, कई सारे पैरामीटर्स के बेस पर, लाइक रेनफॉल कब हो रही है या टेम्परेचर कितना है, उस तरीके से फार्मर्स को एडवाइस दी जाती है कि आप अपनी फसल को इस दिन या इस समय में उगाओगे। तो वही जो है वो क्रॉप कैलेंडर का मतलब यहाँ पर होता है। असम के अंदर राइस एक मेन क्रॉप के रूप में है, लगभग टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन का 96% कंट्रीब्यूट करती है। राइस जो है वो बेसिकली 3 मेन सीजन में उगाई जाती है असम के अंदर और ये सीजन का नाम असम के अंदर थोड़ा सा अलग है, इनको कहा जाता है साली, एक होता है आपका अहू और एक होता है आपका बोरो। ओके, तो 3 सीजन यहाँ पर होते हैं जब ये जो है वो आपका प्रोडक्शन जो है वो होता है। ओके, तो ये सीज़न जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि असम जो है वो खरीफ क्रॉप के कैलेंडर को रिविजिट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, पिछले 8 महीनों में लगभग 600 फार्मर सुसाइड के केसेस निकल करके आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मराठवाड़ा रीजन जहाँ पर सुसाइड के केसेस निकल करके आए हैं वो एरिया एग्री डिस्ट्रेस को फेस कर रहा है। एग्री डिस्ट्रेस का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर पर जो फार्मर्स डिपेंड हैं, अगर यील्ड कम होती है, अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता, तो फार्मर्स की जो लाइफ है बेसिकली वो डिप्रेशन में यहाँ पर जाती है। इसको आप एग्री डिस्ट्रेस कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पर प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है कि फार्मर को सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मिल सके। ओके, तो सेटिस्फैक्शन ना मिलना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कम होना, एरिया का कम होना, वो दिखाता है एग्री डिस्ट्रेस को। 600 फार्मर्स महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में उनकी सुसाइड देखने के लिए मिली है 1 जनवरी 2022 से लेकर के अब तक। एक्टिविस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ब्लेम कर रहे हैं इन डेथ्स के पीछे में। कहने का मतलब यह है कि इट इज़ द गवर्नमेंट जो कि MSP के प्राइस को यहाँ पर जो है वो डिसाइड करती है। ओके, मार्केट रेट्स के बेस पर वगैरह वगैरह के बेस पर। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो प्रोक्योर करेगी मूंग की दाल को
6,500 रुपये के एमएसपी पर, बट इन रियलिटी उसने सिर्फ 4,000 रुपये के एमएसपी पर इसको परचेज किया। तो आप देखो किसान को 2500 का घाटा हुआ, इतना घाटा कोई किसान नहीं उठा सकता, इसीलिए सुसाइड के केसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सेम आपको और क्रॉप्स के लिए मिल जाएगा, ये तो सिर्फ मूंग की दाल के लिए था, बाकी और क्रॉप्स के लिए भी यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो ट्रांजैक्शन है लाइक 4,000 रुपये भी आपके अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं और प्रोडक्शन की कॉस्ट तक नहीं निकल पा रही है इन 4,000 रुपये को लेकर के। तो फार्मर जो हैं उनको मनी की ज़रूरत है जब वो सोइंग सीजन में बोते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि बैंक्स जो हैं वो पेमेंट यहाँ पर नहीं देते या फिर देते हैं तो एक लेंदी प्रोसेस और डिले यहाँ पर हो जाती है, जिससे फार्मर्स को प्राइवेट लोन लेना पड़ता है। और प्राइवेट लोन का मतलब ये है कि वो एक साइकिल में फंस जाते हैं मनी लेंडर की। ओके, इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक ड्रॉट, हेल स्टॉर्म्स, हैवी रेनफॉल, उसकी वजह से भी सुसाइड रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेस्ट अटैक है और बाकी चीज़ें उनकी वजह से क्रॉप यील्ड खत्म हो जाती है। इसके अलावा इंडिया के अंदर नाइजर सीड की जो कल्टीवेशन है वो डिक्लाइन यहाँ पर हो रही है। इंडिया के अंदर आपको पता होगा एमएसपी की बात करें तो 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, प्लस शुगर केन यानी कि एक क्रॉप के लिए एफआरपी भी यहाँ पर दिया जाता है। तो टोटल 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी एंड एफआरपी यहाँ पर दिया जाता है। उसमें से एक क्रॉप आती है आपकी नाइजर, इसको दूसरी भाषा में रामतिल भी यहाँ पर कहा जाता है, और ये एक ऑयल सीड क्रॉप यहाँ पर है। ये ऑयल सीड क्रॉप, इसको भारी मात्रा में एमएसपी सपोर्ट यहाँ पर दिया जाता है। भारी एमएसपी सपोर्ट देने के बावजूद भी इसका जो कल्टीवेशन एरिया है वो यहाँ पर गिर रहा है। इसका मतलब कुछ बड़ा इशू यहाँ पर रहा होगा। ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए रामतिल या नाइजर के जो ऑयल सीड हैं वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ जो इसका ऑयल है उसको निकालने के बाद जो केक यहाँ पर बचता है उसको लाइव स्टॉक फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके सीड को भी इस्तेमाल किया जाता है। नाइजर सीड ऑयल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और इसका कमर्शियल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स और एलाइड इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ यहाँ पर होता है। एमएसपी ज़्यादा देने के बाद भी, इतने यूजेस होने के बाद भी इसका एरिया लगातार गिर रहा है। उसके पीछे के कुछ कारण हैं। इसके अलावा आप देखोगे, मैं अभी कारण बताऊँगा, इसके अलावा आप देखोगे कि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। ये है आपका कि सोइल डेन्यूटेड होनी चाहिए और कल्टीवेशन मेथड जो है वो फेयरली बेसिक होना चाहिए और सोइल मॉइस्ट आपको मिल जाएगी। और फार्मर को खेत को पहले प्लो करना पड़ता है और फिर जो है वो आपको सीड यहाँ पर डालने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक एमएसपी क्रॉप है और इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। इसका मतलब अब क्या है कि इसकी फसल आखिर गिर क्यों रही है, बात ये निकल करके आती है। इसकी फसल इसलिए गिर रही है क्योंकि कुछ इश्यूज जो हैं वो सामने निकल करके आते हैं। इश्यूज कैसे? इसके अंदर एक अमरबेल नाम का जो पैरासाइटिक अटैक है वो देखने के लिए मिला है। अमरबेल एक पैरासाइटिक प्लांट है। इसको आप कुस्तू का इस नाम से भी यहाँ पर जानते हो। ओके, इसका साइंटिफिक नाम है। लेकिन अमरबेल की जो यहाँ पर पैरासाइटिक अटैक हुआ जिसकी वजह से इसकी फसल जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है। ये इसकी इमेज है, मैंने जो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई है। इस पर्टिकुलर कुस्कूटा जीनस के अंदर 200 पैरासाइटिक होते हैं जो कि नाइजर सीड की फार्मिंग के लिए बिगेस्ट थ्रेट उभर करके आते हैं। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर में जो रेड कलर की लाइन यहाँ पर दिखाई गई है जहाँ पर लिखा हुआ है 7,287 रुपये, ये दिखाता है कि एमएसपी सन 2008 से कितना ज़्यादा बढ़ा है। लगातार बढ़ रहा है। लगभग एमएसपी जो है वो उसको 80% से बढ़ा दिया गया है। जबकि इसका एरिया देखो तो ब्लैक कलर के ग्राफ में एरिया लगातार गिरता हुआ दिखाई देगा। लगभग 70% से एरिया जो है वो गिर चुका है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो अपनी गार्लिक क्रॉप्स को फेंक रहे हैं। ओके, इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। प्राइस ऑफ गार्लिक बहुत ज़्यादा लो हो गए। फार्मर जो है वो अपना इनपुट मनी यानी कि इन्वेस्टेड मनी भी जो है उसको रिकवर करने में सक्सेसफुल नहीं है। केस है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक मंदसौर है, शाजापुर है, उज्जैन है, नीमच है। ये सब डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट स्टेट प्रोड्यूस मतलब गार्लिक प्रोड्यूसिंग जो एरियाज़ हैं और गार्लिक जो है वो आपकी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर में भी कवर की जाती है। और इसके अंदर जो मंसूर है उसको गार्लिक के लिए सेलेक्ट भी किया गया था। ओके, गार्लिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप हो जाती है इस रीजन के अंदर और एमएसपी के अंदर में तो नहीं आती है। ये आपको पता है गार्लिक के लिए एमएसपी नहीं दिया जाता। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और एक्सपोर्ट पॉलिसी भी नहीं है गार्लिक के लिए। और प्राइस ऑफ गार्लिक ओपन मार्केट में लगातार बढ़ रहे हैं
और इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में आ गए हैं। देयर इज़ नो डिमांड फॉर इंडिजीनियस गार्लिक इन इंडिया एनी मोर। इंडिया के अंदर इंडिजीनियस गार्लिक की डिमांड नहीं है। गार्लिक जो चाइना से आता है, इराक से आता है, इज़ लार्जर इन साइज एंड देयर फॉर इन डिमांड। तो जो इराक और चाइना से गार्लिक इंपोर्ट होता है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इंडिजीनियस डिमांड नहीं है। इसकी वजह से गार्लिक जो है वो सड़ करके जा रहा है और फार्मर्स उसको सड़कों पर फेंक रहे हैं। ओके, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आगे बात करते हैं, और जूट का जो प्रोडक्शन एरिया है पिछले दशक के अंदर लगभग 2010 से 13% कम हो गया है इंडिया के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया का जूट प्रोडक्शन की डिटेल्स यहाँ पर उन्होंने रिलीज़ की। उन्होंने कहा 2011-12 में 2.3 मिलियन टन के करीब जूट प्रोडक्शन होता था, लेकिन 2021-22 में ये घट करके 1.77 मिलियन टन यहाँ पर हो गया है। इसका एरिया भी जूट कल्टीवेशन के अंदर में डिक्लाइन हुआ है इंडिया के अंदर। इसके पीछे के कुछ रीज़न हैं। हम लैक ऑफ मार्केट उपलब्ध नहीं, मार्केट जो है वो एक्सेस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और डाइवर्सिफिकेशन में चुनौतियां देखने के लिए मिल रही हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ इंडिया की जो जूट मिल्स हैं उनकी कंडीशन भी बिल्कुल भी सही नहीं है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रॉ जूट का प्रोड्यूसर है। हालांकि क्वालिटी सबसे बढ़िया जो है वो आपकी बांग्लादेश में मिलती है। जूट प्राइमरली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा में उगाया जाता है। इंडिया का ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट में कुल 7% का शेयर है। ये सब स्टैटिक नॉलेज से आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने जूट इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव भी शुरू किए हैं। जैसे आप देखो कि फूड ग्रेन का 100% पैकेजिंग जो है वो जूट बैग्स के अंदर होगी, और शुगर की 20% पैकेजिंग जो है वो जूट बैग के अंदर में होगी। इसके अलावा ग्लोबल फाइबर रेवोल्यूशन भी चलाया जा रहा है। जूट प्रोडक्ट्स के लिए जूट मार्क इंडिया लोगो भी यहाँ पर चलाया गया, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया। जूट आई केयर के नाम से जो है वो आपका साइंटिफिक टेक्निक्स और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काम चलाया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि इसी सेम एरिया के अंदर 2011-12 से 2021-22 तक इंडिया के अंदर एरिया कम हुआ, लेकिन प्रोडक्शन और एरिया बांग्लादेश के अंदर बढ़ा है। बांग्लादेश का कंपेटिटिव एडवांटेजेस है। यहाँ पर आप देखो कि पावर टैरिफ्स दिए जाते हैं, कॉस्ट भी कम आती है, लोअर वेजेस दिए जाते हैं, कैश सब्सिडी दी जाती हैं, और जूट प्रोडक्ट मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन भी किया जाता है। तो बांग्लादेश क्यों अच्छा कर रहा है उसके पीछे के रीज़न भी यहाँ पर है। ओके, पूरी स्लाइड आपके काम की थी, आपको याद रखनी थी। इसके अलावा बैम्बू न्यूज़ के अंदर में आया, कोई ज़्यादा खास नहीं, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गंगा जो आपकी यमुना रिवर है उसका रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रही है। इस प्रोजेक्ट को आप कह सकते हो बाणसेरा के नाम से कह सकते हो, और बाणसेरा जो है वो पहला बैम्बू थीम पार्क दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट के चारों तरफ बनेगा। ओके, तो ये जो है वो आप इसका नाम याद रखिएगा, और बैम्बू का यूज़ करके थीम पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब बैम्बू की और खासियत नीचे दी गई है कि एक टॉल ट्री लाइक ग्रास है। ये ट्री नहीं है, इसको ट्री की डेफिनेशन से हटा दिया था, और इसकी फैमिली यहाँ पर दी गई है, सब फैमिली यहाँ पर दी गई है। 1000 स्पीसीज पाई जाती हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, माइल्ड रीजन्स के अंदर, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के। ओके, 30 मीटर तक जो है वो हाइट तक पहुँच सकती है। सम स्पीसीज जो हैं वो 30 सेंटीमीटर और मोर भी बढ़ जाती हैं। कॉमन यूज़ हैं, काफ़ी फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइव स्टॉक में फोडर के लिए भी, फैब्रिक बना सकते हो, क्वालिटी पेपर्स, होम, राफ्ट, मेडिसिन, इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट अटैक की बात कर रहे थे, लाइव स्टॉक की बात कर रहे थे, और लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो न्यूज़ के अंदर में आ गई। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात यहाँ पर करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर ने इंडिजीनियस वैक्सीन यहाँ पर लॉन्च की है। किस चीज़ के लिए? लंपी स्किन डिजीज़ के लिए, और इस वैक्सीन का नाम है लंपी प्रो वैक्सीन। ओके, और ये जो है वो बेसिकली लाइव स्टॉक को प्रोटेक्ट करेगी लंपी स्किन डिजीज़ से। वैक्सीन डेवलप की गई है 2 इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, एक है आपका ICAR और दूसरा है आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। LSD की अगर हम बात करें, यानी कि लंपी स्किन डिजीज़ की बात करें, तो ये वायरस के द्वारा कोज होने वाले डिजीज़ हैं, और वायरस में आप देखोगे कि फैमिली जो है वो कैप्रिपो वायरस है। ओके, और ये जो है वो वही वायरस है जिसकी वजह से गोट पॉक्स या शीप पॉक्स वायरस जो है वो यहाँ पर फैलते थे। ये कैटल्स को और वाटर बफेलोस को मेनली अफेक्ट करती है, और इसमें जो है वो आप देखोगे कि ब्लड फीडिंग जो इंसेक्ट हैं वो इस पर्टिकुलर जो डिजीज़ है उसके ट्रांसमिशन का कारण यहाँ पर बनते हैं, उसके स्प्रेड का कारण यहाँ पर बनते हैं। ओके, तो मेनली वेक्टर जो है वो आपका ब्लड फीडिंग इंसेक्ट के रूप में आता है, और इन्फेस्टेशन के साइन देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके की जो आप देखोगे कि लाइव स्टॉक के ऊपर फोटो देखो, इमेज देखो, ठीक है, इस तरीके की जो सर्कुलर तरीके के अपीयरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे स्किन पर,
और इसीलिए आपको और लंप्स जैसी कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, इसलिए इसको लंपी स्किन डिजीज़ के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ओके, स्पेशली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जहाँ लाइव स्टॉक की संख्या ज़्यादा, गुजरात, वहाँ पर ज़्यादा केसेज जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके अलावा राइस फोर्टिफिकेशन न्यूज़ के अंदर आ गया। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले ही साल कि फोर्टिफाइड राइस जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में बांटा जाएगा। इसको कहते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसके अंदर में फोर्टिफाइड राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई थी। उस बात को 1 साल हो गया है, तो अब ये न्यूज़ के अंदर आया कि 1 साल हो गया। ओके, और 1 साल होने के साथ साथ लगभग 151 डिस्ट्रिक्ट्स, 24 स्टेट की उन्होंने अपने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सिर्फ राइस नहीं, फोर्टिफाइड राइस जो है वो उसको देना यहाँ पर शुरू कर दिया है। राइस फोर्टिफिकेशन आपको पता है क्या होता है। राइस के अंदर में जो मिनरल्स होते हैं, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, लाइक फोलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन B12 है, उन सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है राइस के अंदर में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है राइस फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन। नॉर्मल राइस के अंदर में इसको मिलाया जाता है। प्रोसेस जो है वो राइस मिलिंग के टाइम पर की जाती है, जब राइस की मिलिंग की जाती है उस टाइम पर मिलाया जाता है, और एक कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी है जिससे कि विटामिन और मिनरल कंटेंट को डाइट के अंदर बढ़ाया जा सकता है। एनीमिया और माल न्यूट्रिशन, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हासिल की जा सकती है। एनीमिया और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है। राइस फोर्टिफिकेशन मैंने आपको क्लियर किया क्या है, और ये है आपकी राइस फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस कि इसको कैसे मिलाया जाता है। याद रखना, FRK का मतलब होता है फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। कर्नेल के अंदर जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिला दिया जाता है तो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल जो है वो यहाँ पर बनता है, और उसी के साथ साथ रेगुलर कर्नेल को मिला करके आप जो है वो फोर्टिफाइड राइस लेकर के आते हो। तो ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, उन्होंने देखा कि नैनो यूरिया का प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ या उसकी प्रोसेस कैसे हुई। 1 साल पहले मैंने आपको नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ाया था। इफ़को के द्वारा डेवलप्ड है। इफ़को की नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कालोल के अंदर ये चीज़ यहाँ पर डेवलप की गई थी। इसको 1 साल हो गया, और 1 साल के अंदर लगभग हमने 6 करोड़ बोतल नैनो यूरिया की यहाँ पर जो है वो तैयार की। 6 करोड़ बोतल का मतलब होता है कि 27 लाख मीट्रिक टन के करीब यूरिया जो है वो हमने प्रोड्यूस किया 2022-23 के अंदर में, और उसको किसानों को अवेलेबल भी यहाँ पर कराया। नैनो यूरिया जो है वो एक पेटेंटेड है, इसके लिए हमें पेटेंट भी मिला है। एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, डेवलप किया गया है बाई इफ़को। इफ़को के अंदर जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है कालोल का, वो इसको यहाँ पर बना रहा है। ओके, इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मतलब पिछले 1 साल में क्या क्या फ़ायदे हुए। क्रॉप प्रोडक्टिविटी लगभग 8% से यहाँ पर जो है वो बढ़ गई। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है वो भी आपकी 80% से ऊपर है। अगर हम पिछली तरीके से जो कन्वेंशनल यूरिया है उसका यूज़ करते तो जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है वो सिर्फ आपकी 50% तक रहती, लेकिन अभी हमें 80% से ऊपर देखने के लिए मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि नैनो यूरिया का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंट्रोल्ड मैनर में प्लांट्स को अवेलेबल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। ओके, मतलब हम तो कम मात्रा में डालेंगे लेकिन पौधे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, पहले ये होता था हम ज़्यादा मात्रा में डालते थे, पौधे कम यूज़ करते थे। ऑलराइट, तो ये कन्वेंशनल का सिनेरियो था। ये वाला जो है वो आपका अब नैनो यूरिया का सिनेरियो है। मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि इससे क्रॉप यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, हायर क्रॉप यील्ड्स मिलती हैं, इनकम भी बढ़ती है फार्मर्स की, फूड क्वालिटी भी यहाँ पर बढ़ती है, केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूजेज है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि एक बोतल 1-1.5 कट्टे के बराबर होती है और कट्टे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आता है। ओके, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और साथ ही साथ स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में भी ईजी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट जो हैं वो आपको इसके नज़र आएंगे। इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला आर्टिकल यहाँ पर आ जाता है, हनी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो सीरीज़ हैं उनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया फार्मर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिल करके। ये सारे इवेंट किसी ना किसी तरीके से हनी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मदद करेंगे। स्पेशली हमारा जो स्वीट रेवोल्यूशन यहाँ पर चलता है उसको प्रमोट करने में, साथ ही साथ जो बी कीपिंग और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसके प्रमोशन में भी हमारी मदद यहाँ पर करेंगे।
क्वालिटी प्रोडक्शन होगा और नई कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर मार्केट ढूंढने की कोशिश करेंगे। हनी इसलिए न्यूज़ के अंदर आया क्योंकि बेसिकली एक नेचुरल इम्यून बूस्टर के रूप में कोविड-19 के दौरान भारी मात्रा में इसका यूज़ किया गया। 2020 में इंडिया जो है वो 8th और 9th रैंक पर रहा वर्ल्ड के अंदर। हनी प्रोडक्शन में 8th नंबर पर थे और एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के अंदर में हम 9th नंबर पर निकल करके आए। अराउंड 50% ऑफ द हनी जो इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस होता है वो डोमेस्टिकली कंज्यूम कर दिया जाता है, बाकी का जो 50% यहाँ पर बचता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। मेजर नेचुरल हनी प्रोड्यूसिंग एरिया कंट्री के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और महाराष्ट्र है, जबकि एक्सपोर्ट जो है वो यूएस, यूएई और सऊदी अरब को किया जाता है। ये सारे पॉइंट हनी एक्सपोर्ट्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 जो है वो न्यूज़ के अंदर में आया और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट और डायरेक्टिव यहाँ पर इशू किया है स्टेट के लिए, यूटीज़ के लिए, कि जो तूर की दाल यहाँ पर होती है, तूर की दाल जो होती है उसका स्टॉक उसको डिस्क्लोज यहाँ पर किया जाएगा अंडर इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तूर की दाल जो है वो अब उसका स्टोरेज नहीं किया जा सकता। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर में ये बात लिखी हुई है और अब जो है वो जिसका जो स्टॉक पड़ा हुआ था अलग अलग गोडाउन्स वगैरह के अंदर में उसको रिलीज़ यहाँ पर किया जाएगा। इससे स्टोरेज जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और स्टॉकिंग ऑफ तूर जो है उसको भी यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है। क्यों? मार्केट के अंदर प्रोडक्शन लो हुआ है रेनफॉल वगैरह के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण। स्पेशली जो तूर ग्रोइंग स्टेट हैं लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र और एमपी, वहाँ पर प्रोडक्शन कम हुआ है। इसकी वजह से जो स्टोरेज पड़ा हुआ है उसको अब निकाला जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे। ये एक्ट है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और प्रोडक्शन पर थोड़ा सा कंट्रोल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, होर्डिंग ना हो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट यहाँ पर बनाया गया था। इसेंशियल कमोडिटी क्या होती है उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो यहाँ पर नहीं है, बट इसके अंदर एक लिस्ट बनाई जाती है इसेंशियल कमोडिटीज़ की जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड होते हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अरे ये हनी के बारे में अभी थोड़ा सा यहाँ पर रह गया क्या, ये बीच में स्लाइड यहाँ पर आ गई। ओके, तो ये जो है वो हनी सेक्टर के बारे में अभी ये जो पढ़ा ना ये वाला आर्टिकल, ये हनी के बारे में, इसके ही बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने इस स्लाइड में और दी थी। ये स्लाइड बीच में कहाँ से आ गई पता नहीं, खैर ठीक है। तो हनी सेक्टर के साथ कुछ और इश्यूज़ भी हैं लाइक आप देखो कि इसको मिक्स किया जाता है। ओके, लाइक शुगर सिरप जो कि इंपोर्ट होता है चाइना से, उसके साथ में मिक्स कर देते हैं तो एडल्ट्रेशन के केसेस निकल के आते हैं, इससे इसकी क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा हाई कॉस्ट ऑफ NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट, इसकी मदद से हम जो है वो इसके जो पैरामीटर्स हैं उसकी जाँच करते हैं। इसके अलावा जो है वो आप देखोगे कि एक्सपोर्ट और इंसेंटिव इनएडिक्वेट नज़र आते हैं, फ्रीट कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। हनी एक्सपोर्ट सीज़न जो है वो पीक में होता है तो कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं होती। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं जैसे नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर में। हनी मिशन प्रोग्राम्स हैं KVIC के अंदर में। ए स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री डेट्स कॉल्ड स्फूर्ति मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर में। और ऐसे ही आपको मिलेगा मधु क्रांति डेट्स कॉल्ड स्वीट रेवोल्यूशन पोर्टल जो कि हनी के सोर्स को ट्रैक करने में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के रूप में बी प्रोडक्ट्स के मदद यहाँ पर करता है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ वाली स्लाइड बीच में आ गई, गड़बड़ हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है कि इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा एग्रीकल्चर लोन्स के लिए। इंटरेस्ट सबवेंशन पहले भी दिया जाता था और अब इसको दोबारा से यहाँ पर चालू कर रहे हैं। 2020 में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यहाँ पर चलती थी, उसको 2020 में स्टॉप कर दिया गया और अब जो है वो इसको दोबारा शुरू किया गया है और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। और ये किसको दी जाएगी? इंटरेस्ट सबवेंशन बेसिकली होता क्या है, देखो किसान लोन लेने के लिए जाएगा बैंक से, बैंक कहेगा 7% पर लोन देंगे, तो अब किसान 7% पर लोन लेगा नहीं। ओके, तो 7% की जगह जो है बैंक वालों से कहा जाएगा कि जो है वो आप 5% पर दीजिए, बाकी का 2% जो है वो हम आपको यहाँ पर देंगे। तो किसान के लिए फ़ायदा और बैंकों को भी पूरा पैसा मिल गया, सरकार ने यहाँ पर थोड़ा सा 2% का लॉस लिया। दिस कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन। ओके, तो ये बेनिफिट जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराने की बात चल रही है, पहले भी चलता था और इस बार फिर से यहाँ पर शुरू किया है। क्यों? क्योंकि दिक्कतें आई हैं कोविड-19 के बाद ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन के कारण। ओके, तो बैंकों को कंपनसेट करने के लिए, ये सब करने के लिए आप देखो कि 2022-23 से 24-25 तक के लिए मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को लागू किया गया है और इसमें जो है वो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन कितना दिया जाएगा, तो 1.5% का। और किसको दिया जाएगा? उसको जो कि लोन लेगा 3 लाख तक का, 3 लाख रुपए तक के लोन पर ये जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ओके,
तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखना। और इसके अंदर मैंने बताया 3 लाख रुपए तक का होगा, ठीक है। और is available to the farmer engaged in agriculture and allied activities at the rate of 7% पर एनम। 7% पर एनम का रेट होगा। अगर आप जो है वो टाइमली रीपेमेंट करते रहते हैं लोन्स का तो 3% एडिशनल सबवेंशन यहाँ पर दिया जाएगा। 3% एडिशनल सबवेंशन यहाँ पर दिया जाएगा। देयरफॉर अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं लोन्स का तो टोटल जो है वो आपको यहाँ पर 4% पर एनम का क्रेडिट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ये सेंटर के द्वारा 100% सपोर्ट फार्मर्स के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। दिस सपोर्ट इज टू फार्मर्स इज 100% फंडेड बाय सेंटर। और ये जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो नाबार्ड और आरबीआई दोनों के द्वारा मिलकर के मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लागू की जाती है। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखो, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से भी रिलेटेड ये हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप्स ले रही है ताकि जो फूड ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। तो उसमें थोड़े से इंटरवेंशन यहाँ पर लेने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने प्रपोज किया है नया मॉडल, जिससे कि पीपीपी मॉडल के बेस पर और हब एंड स्पोक मॉडल के बेस पर ग्रेन सिलोज अक्रॉस द कंट्री तैयार किए जाएंगे। ग्रेन सिलोज क्या होते हैं? देखो, एक तो बड़ी मंडी हो गई जहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी होगी, उसके अलावा सब मंडीज़ यहाँ पर होंगी, उन सब मंडी यार्ड्स को सिलोज कहा जाएगा। और ये जो है वो बेसिकली मदद करेंगे स्टोरेज फैसिलिटी को इम्प्रूव करने में। फार्मर यहाँ पर हो गया, फार्मर जाएगा बेचेगा, ओके। बेचने के बाद अगर मंडी में जगह नहीं है तो इन सिलोज यानी कि सब मंडी यार्ड्स के अंदर में फार्मर से प्रोक्योरमेंट को स्टोर किया जा सकता है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि फार्मर के पास में ही ये उपलब्ध यहाँ पर होगा। सरप्लस ग्रेन भी स्टोर किया जा सकता है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, लाइक एफसीआई है या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, वो इन सिलोज यानी कि सब मंडी यार्ड्स के अंदर या फूड ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर में इसको स्टोर कर सकती हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा, इससे सप्लाई जो है वो बनी रहेगी ग्रेन्स की। इसके अलावा आप देखोगे कि पेरिसेबल और सेमी पेरिसेबल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर प्रोडक्ट रहेगी। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो यहाँ पर होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी मिलेगा। याद रखना, हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है पता है ना? हब एंड स्पोक मॉडल इस तरीके का सिस्टम होता है जैसे बीच में हब होगा, बड़ी चीज़ लाइक मंडी, उसके अलावा चारों तरफ जो है वो स्पोक्स जो हैं वो निकले हुए होंगे और इन स्पोक्स से जुड़ी हुई होंगी आपकी सब मंडीज, ओके। तो ये जो है वो सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है, हर चीज़ को जोड़े हुए रखता है। क्या चीज़? हब। ये याद रखना। तो गवर्नमेंट के कुछ और इनिशिएटिव भी चलते हैं, लाइक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी स्कीम चलती है, जिसके अंदर में नए गोडाउंस जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, स्पेशली एफसीआई के द्वारा प्राइवेट पार्टिसिपेशन का यूज़ करके। इसके अलावा ग्रामीण भंडारण योजना भी चल रही है जो कि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है जो कि वर्क करती है कि रूरल एरिया में गोडाउन उनका रेनोवेशन हो, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है कोल्ड चैन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अंडर द कोल्ड चैन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बन रहे हैं। तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है और इसी में ही एक चरण आपको ये भी नज़र आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुरुक्षेत्र मैगजीन भी देखनी है, अगस्त 2022 की। आप लोगों के सामने रूरल इंडस्ट्रीज में काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं और कॉटन का जो प्रोक्योरमेंट है वो इस बार स्लो रहा, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी नुकसान यहाँ पर हुआ। गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना था कॉटन और वो जो है वो कॉटन उतना प्रोक्योर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो आपके हाई हो गए। एज प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन हाई एमिड ए ड्रॉप इन द प्रोडक्शन इन द मेजर क्रॉपिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री लाइक इंडिया। आप समझने की कोशिश करो, ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रहेगी मार्केट में, पहले से ही आप देखो कि कॉटन के प्राइस बढ़े हुए हैं क्योंकि इसका जो एरिया है या फिर प्रोडक्शन है वो पहले से ही कम हुआ है। बाकी अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी तो मार्केट में बचेगा क्या? और अगर मार्केट में नहीं बचेगा तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे, तो वो सही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इसका प्रोक्योर यहाँ पर नहीं कर रही है, स्लो इस बार प्रोक्योर रहा। प्रोडक्शन मेजर जो स्टेट हैं जहाँ पर कॉटन उगती है लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहाँ पर गिर गया, ओके। प्रोडक्शन कम हुआ ड्यू टू द पेस्ट और हैवी रेन। याद रखना, पेस्ट के कारण इस बार भारी नुकसान झेलने के लिए मिला है इंडिया के अंदर में। और कॉटन क्रॉप के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, लाइक ब्लैक कॉटन सोइल के अंदर में उगता है, खरीफ क्रॉप है। और डेक्कन प्लेट्यू एरिया जो है वो इसके लिए उत्तम एरिया यहाँ पर निकल करके आता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, एनुअल टेम्परेचर लगभग 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल के पैटर्न्स जो हैं वो 55 से 110 cm करीब यहाँ पर मिल जाएंगे।
और फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए लगभग 180 दिन के। मेजर स्टेट्स के अंदर में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश यहाँ पर मिल जाएंगे। याद रखना, अब यूपीएससी इन चीज़ों को पूछने लगा है। इंडिया जो है वो चार तरीके के ही कॉटन होती है, बेसिकली चारों तरीके की हमारे यहाँ पर उगती है। ये चारों तरीके की आपको मिल जाएगी। लाइक एशियन कॉटन है, एशियन कॉटन के दो टाइप्स हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है, ये और ये। और एक है आपको इजिप्शियन कॉटन और एक है आपकी अमेरिकन अपलैंड कॉटन। तीनों तरीके की कॉटन इंडिया के अंदर में आपको उगती हुई मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर याद रखना कि 4 स्पीसीज ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन इंडिया में है। इसके अलावा एक्वा बाज़ार ऐप जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। बेसिकली बहुत चीज़ें लॉन्च की गई। इसमें आपका जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है परषोत्तम रूपाला जी, जो कि मिनिस्ट्री संभालते हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग की, वो 9th गवर्निंग बॉडी मीटिंग को यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, प्रिसाइड कर रहे थे। और ये जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी आपकी बाई नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। दिल्ली के अंदर मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई। ये जो है वो इसका इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको बताया कि आखिर बातें कहाँ पर की गई। इसी मीटिंग के अंदर में ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर के अंदर, उसने एक्वा बाजार ऐप डेवलप किया है। और ये ऐप जो है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर में अप्रूव किया गया है। ऐप फंड किया गया है बाई नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ओके, और इसी फिशरीज बोर्ड की जो है वो 9th गवर्निंग बॉडी की मीटिंग यहाँ पर हो रही थी। ओके, और ये जो है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में वर्क करेगा। इस पर जो मछलियों के बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसी के अंदर में आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने फर्स्ट एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट जो है वो भी लॉन्च किया है। किस फिश के लिए? तो फिश का पर्टिकुलर नाम है जिसका नाम है तिलापिया फिश, और इसको एक्वेटिक चिकन भी कहा जाता है। इसके लिए आपका वर्क करेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, और प्रधानमंत्री मत्स्य जो संपदा योजना है उसी की तरफ पर तिपाला जो फिश है उसके डेवलपमेंट में वर्क करेगा। मत्स्य संपदा योजना के बारे में पता है, 2020 में जो है वो उसको लॉन्च किया गया था। एक अम्ब्रेला स्कीम है ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए, सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल फिशरीज सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था। टारगेट ये है कि 220 लाख मीट्रिक टन के करीब फिश प्रोडक्शन 2024-25 तक हो जाना चाहिए, जो कि एट द प्रेजेंट 2018-19 में 137 लाख मीट्रिक टन के करीब यहाँ पर था। ओके, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये एक्वा बाजार ऐप है, ये इसको लॉन्च कर रहे हैं इमेज के अंदर। उसके अलावा बात करते हैं, पैनल यहाँ पर गठित हुआ है। पैनल जो है वो गठित हुआ है MSP के लिए, और डिस्कस करेगा कि क्रॉप पैटर्न्स के अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं वो उसका क्या करा जाए। तो इसकी पहली मीटिंग यहाँ पर हुई, और ये कमिटी ऑन MSP इसको कह सकते हैं, कंस्टिट्यूट की गई है बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। इन्होंने डिसाइड किया है 4 अलग सब मीटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार की जाएंगी, जो कि स्पेशली 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगी। कौन से 3 टॉपिक्स? MSP का क्या इशू है, दूसरा नेचुरल फार्मिंग उसको कैसे बढ़ाया जाए, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए। इन 3 चीज़ों पर फोकस जो है वो यहाँ पर होगा। पैनल ने सजेस्ट किया कि जो एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, 3 से 4 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है क्रॉपिंग पैटर्न, ओके, क्या होता है क्रॉपिंग कैलेंडर, इसकी मैपिंग की जानी चाहिए। जितने भी एग्रो इकोलॉजिकल जोन है कंट्री के अंदर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर स्टेट्स हैं, उन सभी के अंदर कैसे क्रॉपिंग उगाई जा रही है उसकी मैपिंग की जानी चाहिए। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ये दिखाते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सॉइल टाइप क्या होगा, रेनफॉल कितनी पड़ती है, टेम्परेचर क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी होती है, ये सब चीज़ें जो है वो बताता है। इंडिया के अंदर लगभग 15 तरीके के एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहाँ पर हैं, और ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो क्लाइमेटिक को क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइन करते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में किस टाइम में, किस मिट्टी में, कितने टेम्परेचर में कौन सी फसल उगाई जाएगी, कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी, उस चीज़ को डिफाइन करने का काम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स करते हैं। ओके, ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय राइस एंड व्हीट, ट्रेडिशनली राइस और व्हीट के द्वारा डोमिनेटेड है। और ये जो है वो फूड सिक्योरिटी हमें मिली है राइस व्हीट के जरिए, ग्रीन रेवोल्यूशन आप देख सकते हो। लेकिन अभी जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, मॉनसून के पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हॉर्टिकल्चर और अदर कैश क्रॉप्स उनको भी उगाना पड़ेगा, अदर नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी, और ऑयल सीड पल्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो हैं वो इस पैनल के अंदर में की गई। आपको पता होना चाहिए किसने गठित किया है, क्या क्या बातें हुई, एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, ये सब पॉइंट्स आपके जानकारी में होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको ये न्यूज़ यहाँ पर पढ़ाई थी। ये न्यूज़ जो है वो दिसंबर 2021 में मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई, और इसमें लिखा हुआ है मिथिला मखाना के बारे में। और अब जो है वो मिथिला मखाना को GI टैग यहाँ पर मिल चुका है, और GI टैग आपको पता है कि क्या होता है, अभी मैं इसमें नहीं जाने वाला।
बेसिकली एक साइन होता है जो कि दिखाता है कि ज्योग्राफिकल ओरिजिन क्या है और उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ यहाँ पर क्या हैं। कहाँ का प्रोडक्ट है, बिहार का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जो है वो फार्मर्स को इसके मैक्सिमम प्राइस मिलने शुरू हो जाएंगे। इसको सिंपली मखाना भी कहते हैं और फोक्सनट की एक बेसिकली वैरायटी के रूप में उभर करके आता है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें प्रोटीन भारी मात्रा में होता है, फाइबर भारी मात्रा में होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन भी होते हैं। इसको फेमसली कंज्यूम किया जाता है ड्यूरिंग, जब मिथिला ब्राह्मण्स के यहाँ पर आप देखोगे कि खोजा गारा पूजा यहाँ पर होती है, तब इसको कंज्यूम किया जाता है। बिहार के मिथिला रीजन में कल्टीवेट किया जाता है और नेपाल के कुछ रीजन्स में भी कल्टीवेट किया जाता है, इसलिए इसको मिथिला मखाना के नाम से जाना जाता है। और जीआई टैग की डेफिनेशन नीचे दी गई है। मैंने आपको बताया था कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है उसने इस का प्रपोजल जो है वो यहाँ पर डाला था और प्रपोजल के बाद अब इसको कह सकते हैं कि जीआई टैग यहाँ पर दे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहा गया है कि एडेबल ऑयल्स के ऊपर डिक्लेरेशन डालनी पड़ेगी और लेवलिंग डालनी पड़ेगी कि आखिर इस पर्टिकुलर बोतल के अंदर कितना एडेबल ऑयल यहाँ पर है। एडेबल ऑयल के साथ प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग टेम्परेचर पर एडेबल ऑयल का वेट अलग अलग होता है। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो वेट कुछ और होगा। अगर फ्रिज वगैरह में रख दिया लाइक 10 डिग्री टेम्परेचर तो वेट कुछ और होगा। और अगर वार्म कंडीशंस में रख दिया तो टेम्परेचर और वेट कुछ और नज़र आता है। तो ये वेट आपको एक्चुअल यहाँ पर लिखना है कि कितने टेम्परेचर पर कितना वेट जो है वो इसका यहाँ पर होगा, ताकि जो परचेज करने वाले हैं उनके साथ में कोई चीटिंग ना हो, कंज्यूमर को करेक्ट क्वांटिटी यहाँ पर मिले जब वो उसको परचेज यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो सेंटर ने इस चीज़ को एडवाइस किया है और जितने भी एडेबल ऑयल के मैन्युफैक्चर हैं, पैकर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एडेबल ऑयल की नेट क्वांटिटी कितनी है इन वॉल्यूम विदाउट टेम्परेचर आपको इसको बताना पड़ेगा। इन एडिशन टू डिक्लेयरिंग द सेम इन वेट एंड टू द करेक्ट देयर लेवलिंग अकॉर्डिंग टू द 6 मंथ। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट पता होना चाहिए कि एडेबल ऑयल के अंदर में सब चीज़ें चल रही हैं। अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 इट इज़ मैंडेटरी टू डिक्लेयर द नेट क्वांटिटी को डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, यूनिट्स मतलब वेट वगैरह के अंदर और जैसा आपको बताया जाए उसके तरीके से। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एडेबल ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेट यहाँ पर होता है। ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसके अलावा वन नेशन वन फर्टिलाइज़र जो है वो उसका कंसेप्ट रिलीज़ किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र ने डिसाइड किया है कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और सिंगल ब्रांड नेम के रूप में यूज़ किएंगे और ब्रांड का जो नेम होगा वो होगा भारत। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, किसी भी कंपनी का फर्टिलाइज़र हो, उसका नाम होगा भारत और इसको कहा जाएगा वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। सिंगल ब्रांड होगा, सिंगल लोगो होगा। अंडर फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इसके अंदर में जो है वो ये सब कंपोनेंट लॉन्च किया जाएगा। इस इनिशिएटिव के अंदर में फर्टिलाइज़र उसको बेचा जाएगा एक सिंगल ब्रांड नेम भारत के अंदर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी हो। ओके, अगर सरकार ने परचेज किया है तो सरकार जो है उसका नाम भारत रखेगी। ओके, तो सिंगल ब्रांड नेम, इसके कारण जो फ्रीट चार्जेस हैं उसमें रिडक्शन देखने के लिए मिलेंगे और जो फर्टिलाइज़र के क्रिस क्रॉस मूवमेंट होते हैं उसकी स्टॉपिंग भी देखने के लिए मिलेगी। ट्रांजिट टाइम भी रिड्यूस होगा और इसका डाइवर्जन भी नहीं होगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर नाम रखा गया है और पूरी इंडिया में एक ही नाम से ये सेल होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्हीट के लिए जो एक्सपोर्ट पॉलिसी हमने यहाँ पर चेंज की मार्च अप्रैल के बाद और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद, अभी वो यहाँ पर चालू रहेगी। इसके अलावा जो बाकी की कमोडिटीज़ हैं उनके लिए एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को ढीला किया गया है। ओके, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल टू डू अवे विद द एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन विद एग्जम्पशंस फॉर व्हीट एंड मेल्सिन फ्लोर। तो जो आपकी गेहूँ है या आटा है उसके लिए अभी नहीं एग्जम्पशन होंगे। ओके, बट ये सब सुझाव जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। दिस विल अलाउ द गवर्नमेंट, ताकि जो इम्पोज किए गए थे कर्व्स ऑन व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट टू चेक राइजिंग प्राइस एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वही बात हो गई जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि व्हीट के लिए जो है वो एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया था और उसके साथ साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में भी व्हीट को बांटना बंद कर दिया गया था।
लेकिन अभी जो है वो इसमें कुछ ईज़ करने की बात हो रही है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। तो हमारा एरिया बढ़ना चाहिए, और एरिया बढ़ने के साथ साथ कंट्री के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर हमें पहले फोकस करना चाहिए, और व्हीट के एक्सपोर्ट पर हमें बाद में फोकस करना चाहिए। तो सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शन हैं उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए थोड़ी सी रेगुलेशंस को ईजी करने की ज़रूरत है। ओके, तो रशिया यूक्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आगे आपको मिल जाएगा कि सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस, इसका अटैक देखने के लिए यहाँ पर मिला। और फर्स्ट टाइम इतने बड़ा जो वायरस है, ओके, ये पूरा वायरस का नाम है, और ये पंजाब के अंदर में इस वायरस के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। ये एक वायरल डिजीज़ है, कोज होती है इसकी वजह से जो पैडी है वो छोटे रह जाते हैं, पैडी के जो बीज होते हैं वो काफ़ी छोटे यहाँ पर रह जाते हैं, और ग्रासेस जो हैं वो आने लगती हैं। ओके, ये जो है वो सदर्न चाइना के ऊपर नाम इसका यहाँ पर रखा गया है। पहली बार 2001 में चाइना में रिपोर्ट यहाँ पर हुआ था, और इंडिया के अंदर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के कारण आ गया, जब आपके वाइट बैग्ड प्लांट हुपर जो है वो इंडिया के अंदर आए हों, तब जो है वो ये यहाँ पर आ गया होगा। ओके, वायरस में होकर। इसके अलावा टाइफून या स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन विंड है, उसके कारण भी वायरस का इंडिया के अंदर एंट्री नज़र आ सकती है। देयर इज़ नो करेक्टिव मेजर्स फॉर द वायरल डिजीज़, बट इसको मैनेज किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि देयर इज़ समथिंग कोल्ड सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस। तो ये जो है वो राइस जो है पैडी है उसको ड्वार्फ यहाँ पर कर देता है। इसके अलावा बात करें तो ज़ाइटोल जो है वो यहाँ पर न्यूज़ के अंदर आया, और आईआईटी गुवाहाटी जो है उन्होंने एक रिसर्च यहाँ पर की है। उन्होंने एक फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ पर डेवलप की है, और इस प्रोसेस के अंदर हम जो है वो अल्ट्रासाउंड टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, और अल्ट्रासाउंड टेक्निक का इस्तेमाल करके जो शुगर केन का बगासे यहाँ पर बच जाता है। ओके, जो आपने उसमें चीनी बना ली, उसके बाद जो शुगर केन का बगासे यहाँ पर बच जाता है या फिर अनवांटेड पार्ट यहाँ पर रह जाता है, उससे जो है वो हम ज़ाइटोल का निर्माण यहाँ पर करेंगे। ओके, तो ये क्या है, हम वेस्ट से वेल्थ को कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, और वेस्ट टू वेल्थ मिशन पहले से ही गवर्नमेंट चला रही है, उसके अंदर में इसका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाएगा। शुगर केन बगासे जो है वो एक बाई प्रोडक्ट होता है, जब आप शुगर केन को क्रश करते हो तब ये यहाँ पर बचता है, और इससे हम जो है वो ज़ाइटोल यहाँ पर बनाएंगे, जो कि एक नेचुरल शुगर एल्कोहल है, प्लांट्स के अंदर में फाउंड भी किया जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें जो है वो एंटी ओबेसोजेनिक और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अंदर माइल्ड प्रीबायोटिक और टीथ अगेंस्ट कैरीज उसकी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती हैं। तो काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, तो इसको फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो ये करने में किया जाएगा। तो ये एक सेफ़ अल्टरनेटिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग मीठा नहीं खा सकते, लेस कैलोरीज और डजन ट्रेस ब्लड शुगर लेवल, तो उनके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ज़ाइटोल ये जो है वो है क्या। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएम मोदी जी गुजरात के दौरे पर थे, और गुजरात के अंदर फेमस डेयरी है डेट इज़ कॉल्ड सबर डेयरी, और सबर डेयरी के अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए गए। सबर डेयरी के अंदर में एक पाउडर प्लांट उसका इनोग्रेट किया गया, जिसकी डेली कैपेसिटी 120 मेट्रिक टन के करीब यहाँ पर होगी। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने एक एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट साबर डेयरी में उसको भी इनोग्रेट किया, और इसके अंदर 3 लाख लीटर पर डे के हिसाब से कैपेसिटी से मिल्क पैकेजिंग यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जी ने एक ग्राउंड वर्क सावर चीज़ एंड वी ड्राइंग प्लांट प्रोजेक्ट भी उसको भी लॉन्च किया। तो ये एक छोटी न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए, ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है। ओके, बट ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की गई। इसके अलावा यूपी की गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने के लिए पंचामृत योजना जो है वो उसको चलाने की बात की है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वो पंचामृत योजना उसको यहाँ पर लॉन्च करेगी। गोल होगा फार्मर्स की इनकम को डबल करने का, और इससे इम्प्लीमेंट किया जाएगा कोस्ट इफेक्टिव टेक्निकल जो मेजर्स हैं उनका इस्तेमाल करके, और को क्रॉपिंग मेथड्स का प्रमोशन करके। तो इन सब मेथड्स के ज़रिए फार्मर्स की इनकम डबल की जाएगी। इसके कंबाइंड ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो वाटर को सेव
करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है स्टेबल का, लीव्स का, शुगर केन का, बगासे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, उसके अलावा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ जो है वो सही से करना है। ओके, इससे जो है वो कल्टीवेशन प्रमोट होगी, मोर देन वन क्रॉप के लिए फ़ायदा यहाँ पर होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनकम यहाँ पर बढ़ेगी, पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम वाटर को सेव करने की बात कर रहे हैं, हम जो है वो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड को सेव करने की बात कर रहे हैं, और इससे जो है वो पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि हम जो है वो स्टेबल के यूज़ की भी बात कर रहे हैं। तो इससे बर्निंग नहीं होगी, स्टेबल बर्निंग नहीं होगी, और स्टेबल बर्निंग नहीं होगी तो एनसीआर रीजन में एयर पॉल्यूशन भी नहीं दिखेगा। तो ये पंचामृत योजना है, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए बनाई गई। इसके अलावा एक और छोटी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन ने नेशनल कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म उसके एक मिनट मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ। ओके, इसको दोबारा से क्लियर करते हैं। दो आपके ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी, एक है आपकी इंटेलेकैप और दूसरा है आपका TRIF। इन दोनों ने साथ में मिलकर के कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। ये एक नेशनल लेवल का कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म यहाँ पर होगा, और इससे जो है वो 1 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स को बेनिफिट यहाँ पर होगा। कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। प्लेटफॉर्म का नाम है कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म। इसमें कार्बन ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। बेसिकली आप ट्री वगैरह उगाओगे, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसको बेच दोगे किसी कंपनी को, और यहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। ओके, इसको कार्बन फाइनेंस, ये बहुत ही लोकल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया। किन दोनों ने लॉन्च किया है ये भी आपको बता दिया। इससे जो इंडिया के स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं वो क्लाइमेटिक और कार्बन फाइनेंस को हार्नेस करने में मदद कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट खबर है। ओके, और याद रखना क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा खबरें नहीं आती हैं कार्बन फाइनेंस के ऊपर, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इंटेलेकैप और TRIF ने साथ में मिलकर के इसको लॉन्च किया। TRIF मतलब ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन। ओके, ये मिल जाएगी। इसके अलावा रायता विद्या निधि स्कीम जो है वो यहाँ पर चली, और ये स्कीम जो है वो कर्नाटक की है, और इसको जो है वो विद्या निधि स्कीम भी कहते हैं बेसिकली। ओके, विद्या निधि स्कीम कह सकते हैं। ओके, और ये जो है वो फार्मर्स के चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर शुरू की गई थी। जितने भी फार्मर्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने के लिए स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी, और अब स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, और जितने भी एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस हैं, उनको भी इस स्कीम के बेनिफिट जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। रायता विद्या निधि स्कीम फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी ताकि फार्मर्स के बच्चों को एजुकेशन मिले, उनको स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी। लेटर इस स्कीम को वीवर्स के लिए, फिशरमैन्स के लिए, येलो बोर्ड टैक्सी ड्राइवर्स के बच्चों के लिए भी शुरू किया गया था, और अब इसको लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए भी शुरू किया गया है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने MOU साइन किया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। बड़ा MOU है, याद रखना, और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक। इसने MOU साइन किया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करेगा अल्टीमा सैलरी पैकेज, और जितने भी FCI के अंदर में एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको बेनिफिट इसके अंदर में यहाँ पर दिए जाएंगे। कैसे बेनिफिट? अगर एक्सीडेंटल कवर है तो 20 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एडिशनल एजुकेशन ग्रांट के लिए 8 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 20 लाख रुपए तक, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए भी 20 लाख रुपए तक, और एयर एक्सीडेंट कवर भी आपको मिल जाएगा 1 करोड़ रुपए तक। तो इस तरीके का जो पैकेज है वो यहाँ पर एक्सीडेंटल कवरेज यहाँ पर उपलब्ध कराता है। MOU के अंदर बैंक जो है वो ऑफर करेगा होलिस्टिक बैंकिंग सर्विसेज एम्प्लॉयज़ को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, डू दैट इज कॉल्ड FCI। तो FCI के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, ये वाला। ऑलराइट, तो एक्सिस बैंक उपलब्ध कराएगा, बड़ा MOU है, याद रखना। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नाबार्ड ने साइन किया है MOU जम्मू एंड कश्मीर के ग्रामीण बैंक के साथ। ओके, और काम क्या करेंगे? काम ये करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के अंदर में 700 के करीब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं, उन सभी को फाइनेंस यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। इसके अंदर 4 से 10 मेंबर्स तक हो सकते हैं जो कि साथ में मिलकर के ग्रुप को यहाँ पर तैयार कराते हैं, और स्पेशली जो फोकस इनका यहाँ पर होता है बैंक लोन को अवेल करने का। ओके, ऑन इंडिविजुअल बेसिस और थ्रू द ग्रुप मैकेनिज्म अंडर द म्यूचुअल गारंटी। पूरे ग्रुप की गारंटी यहाँ पर होती है कि लोन को रीपे यहाँ पर किया जाएगा, और उसको कहा जाता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। जॉइंट तरीके से उनकी लायबिलिटी बन जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है। अब कुछ नहीं बचा न्यूज़ के अंदर में। ओके, और ये सब क्लियर है कि नाबार्ड ने जम्मू एंड कश्मीर के जो
ग्रामीण बैंक है उसके साथ एमओयू साइन किया है कि जो 700 के करीब ऐसे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं उनके प्रमोशन और फाइनेंस के लिए एमओयू यहाँ पर साइन किया गया। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो झारखंड जो है वो पहला स्टेट यहाँ पर बन गया है इंडिया के अंदर जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर। ओके, तो झारखंड के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके अलावा सेटलमेंट नाम का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी वगैरह सब इसी सिद्धांत पर वर्क करती हैं, एनएफटी वगैरह सब, और इसके एग्रीकल्चर में भी काफ़ी यूज़ हैं। उसमें से एक यूज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, डेट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके। किसानों को सीड्स जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इस तरीके से पहला इंडियन स्टेट बना जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया सीड डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने के लिए। इससे जो है आप देखो कि जो गलत तरीके से सीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रोका जा सकता है, जिसको मिलने चाहिए उसको सीड मिलते हैं और सीड का डाइवर्जन भी नहीं देखने के लिए मिलता। तो ये सब पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। झारखंड बना ऐसा स्टेट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो मनीष शो हैं जो कि एनडीडीबी के चेयरमैन थे जिनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, उनका कार्यकाल 6 महीने से बढ़ा करके अब उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2022 तक यहाँ पर चलेगा। और ये जो है वो याद रखना कि एनडीडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर ये वर्क कर रहे थे। इनकी इमेज दी गई है नीचे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने मिलेट चैलेंज जो है वो इसको यहाँ पर लॉन्च किया है और मिलेट चैलेंज के अंदर में 1 करोड़ रुपए तक का प्राइज दिया जा सकता है 3 स्टार्टअप को। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को। और ये सब बातें जो हैं वो 2 दिन का मिलेट कॉन्क्लेव यहाँ पर हो रही थी। मिलेट कॉन्क्लेव की थीम जो है वो थी मेकिंग मैनी मिलेट मैग्नेट्स, मेकिंग मैनी मिलेट एंटरप्रेन्योर्स। इस थीम के अंदर में ऑर्गेनाइज की गई थी बाई नाबार्ड और यूएएस, डेट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जो कि कर्नाटक के रायचूर में है। वहाँ पर ये 2 दिन की मिलेट कॉन्क्लेव चल रही थी। उसी उपलक्ष्य में निर्मला सीतारमण जी ने मिलेट चैलेंज जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया। मिलेट चैलेंज के अंदर में ये जो चैलेंज है ये एडमिनिस्टर किया जाएगा बाई अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, जो कि नीति आयोग का मिशन है। और साथ में यूएएस रायचूर जो है वो इसका फील्ड पार्टनर भी होगा। इसमें रिसर्च और इनोवेशन जो लोग करके लाएंगे मिलेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मिलेट्स के एरिया को बढ़ाने के लिए नए इनोवेशन लेकर के आएंगे। ऐसे सभी को आपका टॉप 3 विनर्स जो हैं उनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 20 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे और इसके अलावा जो अदर सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे ऐसे 15, उनको 10 लाख रुपए भी यहाँ पर मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना और इससे स्टार्टअप को एनकरेजमेंट मिलेगा। मिलेट चैलेंज के फायदे होंगे, एड्रेस हो सकती हैं प्रॉब्लम जो कि मिलेट सेक्टर के अंदर में यहाँ पर आ रही हैं, मिलेट की वैल्यू चेन बेहतर यहाँ पर हो सकती है। ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि कैसे कैसे काम होगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये जो पूरी के पूरे अगस्त के इश्यूज़ थे ये सब कवर हो गए। लगभग 50-45 स्लाइड्स जो हैं वो यहाँ पर निकल करके आती हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं। कुछ 1-2 बहुत ही माइनर लेवल के अगर इश्यूज़ हैं वो कवर नहीं हुए हैं, लाइक एमओयू वगैरह हो किसी 2 छोटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उनको इग्नोर भी मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि क्या क्या न्यूज़ के अंदर में रहा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। PDF आपको पता है कहाँ पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।